हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एसआरएस के बारे में, मतलब कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इसे हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि एसआरएस क्या होता है, एसआरएस को लिखता कौन है और एसआरएस को जो है कौन कौन लोग इसको यूज़ करते हैं, एसआरएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी इसमें हम पढ़ेंगे। और एसआरएस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो IEEE ने इसको एक स्टैंडर्ड बनाया है इसका। तो IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एसआरएस के ऊपर एक बेसिक इसका स्टैंडर्ड होता है, तो वो भी यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसआरएस क्या होता है? देखिए, एसआरएस की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है? ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं। तो एसआरएस क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर में हमें आगे क्या करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर एक रिक्वायरमेंट्स जो है एक एसआरएस के अंदर लिखी जाती हैं। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब कि जो एसआरएस होता है वो हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू देता है। मतलब कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो किसमें क्या क्या उसमें डेवलप होना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक चीज़ जो है एसआरएस के अंदर लिखी रहती है, एक डिटेल्ड तरीके से उसमें लिखी रहती है। सॉफ्टवेयर की फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, हर एक चीज़ जो है एसआरएस के अंदर लिखी रहती है डिटेल तरीके से। एसआरएस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स इन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट। तो एसआरएस क्या है? एक तरीका है अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में। मतलब कि एसआरएस के अंदर जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में उसमें लिखी रहती हैं, जो हमारे आगे डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि आगे जो सारा काम होता है वो एसआरएस की हेल्प से ही होता है। आगे जो भी सिस्टमेटिक वे में आगे जो भी काम होता है, मतलब कि एसआरएस जो है आगे सिस्टमेटिक वे में काम करने में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, हमारे जो टेस्टर्स होते हैं, मेंटेनेंस टीम होती है, तो वो सभी जो है आगे एसआरएस की हेल्प से ही सिस्टमेटिक वे में काम करती हैं। अगर एसआरएस में कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो आगे जो काम होगा वो भी उसी तरीके से ही ऐसे ही काम होगा। तो इसलिए एसआरएस क्या करता है? हमारे रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंट फॉर्मेट में और काफ़ी हेल्प करता है हमारा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इट डिस्क्राइब व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है क्या करेगा और हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। मतलब कि ये सब जो है एसआरएस के अंदर डिस्क्राइब रहता है। सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्राइब रहता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हर एक चीज़ उसके बारे में लिखी रहती है, और हम अपने सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी एसआरएस में हर एक चीज़ उसमें लिखा रहता है। एसआरएस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड इंक्लूड्स ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो एसआरएस क्या है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, मतलब कि जो सिस्टम हम डेवलप करने वाले हैं उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, और इसमें इसकी सभी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारे एक सिस्टम की, एक सॉफ्टवेयर की, सारी जो है एसआरएस के अंदर लिखी रहती हैं। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि उसके जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके वर्किंग फंक्शंस जो होते हैं, मतलब कि उसके फीचर्स हो गए, उसके फंक्शंस हो गए, जो हमारा प्रोडक्ट वर्क करता है, तो सारे फंक्शंस उसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी उसमें लिखी रहती हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसका स्टोरेज के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये भी एसआरएस के अंदर यहाँ पे लिखी रहती हैं। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है सभी चीज़ जो है एक एसआरएस के अंदर लिखी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। एसआरएस जो है कंप्लीट पिक्चर देता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किस तरह का वो प्रोजेक्ट है, हर एक चीज़ जो है एसआरएस के अंदर मेंशन रहती है। दिस डॉक्यूमेंट इज important बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द प्रोजेक्ट विच हेल्प्स द इंजीनियर्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली। तो ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये एज अ बेस की तरह यहाँ पे काम करता है। मतलब कि जो आगे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है वो पूरा एसआरएस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे जो भी काम होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो एसआरएस को एज अ बेस लेके चला जाएगा। तो इसलिए एसआरएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एसआरएस में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो आगे जो है वो ऐसे ही उसमें ऐसे ही गड़बड़ होती इसमें चली जाएगी, मतलब ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बेस की तरह यहाँ पे एक काम करता है, जो हमारे इंजीनियर्स की हेल्प करता है, टेस्टर्स की हेल्प करता है, मेंटेनेंस टीम की हेल्प करता है। और आगे जो भी काम होते हैं, आगे हम जो एसआरएस की हेल्प से हम मैनुअल्स क्रिएट करते हैं, एजुकेशनल मटेरियल क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम एसआरएस की हेल्प से आगे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एसआरएस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो सारी रिक्वायरमेंट्स है जो हम कस्टमर से गैदर करते हैं उसको हम एक एसआरएस में हम लिख लेते हैं कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, ताकि हमें आगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एसआरएस के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो उससे जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने ये बुक से उठाए हैं, और थोड़े इजी पॉइंट्स हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और आप चाहे तो इसको कॉपी पेंसिल लेकर आप इनको लिख सकते हैं। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी वे में आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज
in an unambiguous manner that may also include charts, tables, DFD, decision tables and so on। तो जो SRS डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होता है या नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए इन एन अनएम्बिगुअस मैनर में, मतलब कि जो हमारा SRS है वो एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है वो हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट जो हम लिख रहे हैं वहाँ पे, जो मॉड्यूल्स हम वहाँ पे मतलब लिख रहे हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो दो नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर दो व्यक्ति उसे पढ़ रहे हैं तो दोनों व्यक्ति के लिए वो मतलब सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है उसके लिए अलग मतलब निकल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए अलग मतलब निकल रहा है। तो अनएम्बिगुअस मैनर में होना चाहिए, मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए, जिसमें हमारे चार्ट्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक SRS के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ें हम SRS के अंदर हम डाल सकते हैं, मतलब होती हैं। मतलब अ स्पेसिफिकेशन कैन बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो हमारा SRS होता है वो या तो रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसके अंदर ग्राफिकल मॉडल हो सकते हैं, मतलब कि डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल उसमें हो सकता है, प्रोटोटाइप इसमें हो सकता है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है। तो SRS के अंदर जो है ये सभी चीज़ें उसके अंदर एक हो सकती हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा SRS है उसको लिखता कौन है, मतलब कि हु राइट्स एन SRS डॉक्यूमेंट। तो जो SRS डॉक्यूमेंट होता है वो बिजनेस एनालिस्ट लिखता है, या फिर सिस्टम आर्किटेक्ट लिखता है, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लिखता है, या फिर कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जो जिसने पहले SRS से फेमिलियर हो, मतलब कि पहले उससे फेमिलियर हो फ्यूचर प्रोजेक्ट से। तो SRS जो है कोई भी टॉप लेवल का जो व्यक्ति होता है, जो बिजनेस एनालिस्ट हो गए, सिस्टम आर्किटेक्ट हो गए, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, टॉप लेवल का जो प्रोग्रामर होते हैं जो व्यक्ति होता है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति SRS को लिख सकता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ SRS डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो SRS डॉक्यूमेंट होता है किन किन लोगों को SRS डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हु नीड्स एन SRS डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन वो लोग हैं जिनको SRS की डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो सबसे पहले जो SRS डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर बेस देयर प्लान एंड एस्टिमेट ऑफ शेड्यूल, एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑन इट। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उसको अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए आगे क्या काम करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी ज़रूरत पड़ती है। SRS की हेल्प से जो हमारा जो शेड्यूल है उसका हम एक अनुमान लगा लेते हैं, एस्टिमेट ऑफ शेड्यूल हम लगा लेते हैं, कितना एफर्ट उसमें यूज़ होगा तो ये भी उसमें हम कर सकते हैं SRS की हेल्प से, और क्या क्या उसमें हमारी रिसोर्सेज यूज़ होंगी, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय हमारी क्या क्या रिसोर्सेज इसमें यूज़ होंगी, तो SRS की हेल्प से वो सब हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो डेवलपमेंट टीम है उसको भी SRS की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टेस्टिंग ग्रुप नीड्स इज टू जनरेट टेस्ट प्लान्स। तो टेस्टिंग टीम होती है उनको भी SRS डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है टेस्ट केस को जनरेट करने के लिए और टेस्ट प्लान्स को जनरेट करने के लिए। और जो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट सपोर्ट स्टाफ को भी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट सपोर्ट स्टाफ नीड इट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सपोज टू डू। तो जो मेंटेनेंस टीम होती है, प्रोडक्ट सपोर्ट स्टाफ होता है, उसको भी SRS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब भी हम प्रोडक्ट का मेंटेनेंस करते हैं तो सब कुछ SRS के अंदर मेंशन रहता है। पूरा प्रोडक्ट को समझने के लिए प्रोडक्ट किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम SRS की हेल्प से ही हम उसको समझ पाते हैं, और सब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ उसके अंदर लिखी रहती है। तो पूरे प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो इसलिए जो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है, प्रोडक्ट सपोर्ट स्टाफ है, वो भी SRS को काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ पे पब्लिकेशन ग्रुप्स को भी SRS की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मैनुअल्स के लिए। और जो हमारा कस्टमर है वो भी SRS के ऊपर मतलब रिलाई करता है, मतलब कि कस्टमर है उसे पता रहता है SRS की हेल्प से कि वो किस तरह का प्रोडक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है किस तरह से उसमें लिखी हैं। तो SRS जो है कस्टमर को भी अंडरस्टैंड करता है अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है ट्रेनिंग पर्सनल कैन यूज इट टू हेल्प डेवलप एजुकेशनल मटेरियल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट में यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको मतलब यूज़ करने के लिए जो क्लाइंट्स होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, उनको मतलब ट्रेनिंग देने के लिए हमें एजुकेशनल मटेरियल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसको उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमें एजुकेशनल मटेरियल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे SRS यहाँ पे हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो SRS डॉक्यूमेंट है वो कैन बी यूज टू रिजॉल्व एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर्स एंड द कस्टमर्स विच में अराइज इन द फ्यूचर। तो SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी हमारी हेल्प करता है, जो हमारा कस्टमर और डेवलपर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए या उनके बीच में कोई भी मतभेद हो जाए तो SRS डॉक्यूमेंट काफ़ी हेल्प करता है
तो सब हम पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें क्रिएट होगी कि हमारा जो सिस्टम होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो सिस्टमेटिकली वे में आगे डेवलप नहीं हो पाने का है। मतलब जो हमारा आगे काम करेंगे वो सिस्टमेटिकली वे में हम आगे काम नहीं कर पाने के हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट नहीं होगा। देन सेकंड प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारा सिस्टम है उसे हम ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाने के हैं। हमारे जो कस्टमर नीड्स हैं उनको हम ढंग से पूरा नहीं कर पाने के, क्योंकि हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। हमें नहीं पता है कि हमें करना क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में मतलब। और नेक्स्ट है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो भी ढंग से सॉफ्टवेयर को ढंग से डेवलप नहीं कर पाने के हैं। और विदाउट एन SRS डॉक्यूमेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। तो SRS डॉक्यूमेंट के बिना जो हमारा मेंटेनेंस टीम है उनको भी नहीं पता होगा कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि आगे जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे तो सारा सब कुछ जो है SRS के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है SRS डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है, तो इसलिए जो मेंटेनेंस टीम है उसको भी आगे मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो SRS के बिना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट द यूज़र मैनुअल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द SRS डॉक्यूमेंट। तो SRS डॉक्यूमेंट के बिना हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हम प्रोडक्ट को ढंग से डेवलपमेंट नहीं कर पाने के हैं, तो टेस्टिंग टीम है वो ढंग से टेस्ट नहीं कर पाने की है, मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। और जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो सिस्टमेटिक वे में आगे नहीं बढ़ पाने का है। तो सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट। मतलब कि एक SRS डॉक्यूमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या फिर एक अच्छा SRS के लिए क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो हमारा SRS है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द SRS डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट बाय टेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कि जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। उसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें होनी चाहिए। उसमें उसका गोल क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक चीज़ जो है SRS के अंदर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टनेस। तो जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है वो SRS पे डिपेंड करता है। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी, कुछ भी उसमें गलतियाँ उसमें हो जाएंगी, तो आगे भी जो डेवलपमेंट होगी उसमें भी आगे गलतियाँ होंगी मतलब। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमें कह रहा है कि जो हमारा SRS है वो करेक्ट होना चाहिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट है अनएम्बिग्यूअस। द मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी अनएम्बिग्यूअस मीन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड हैव ओनली वन इंटरप्रिटेशन। तो जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह से अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मॉड्यूल्स हम उसमें लिखते हैं, तो वो पूरी तरह से साफ साफ शब्दों में लिखे होने चाहिए। मतलब कि उसमें जो है एक मतलब मॉड्यूल के दो मीनिंग यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मतलब कि जैसे हमने बात करी थी कि अगर दो लोग उसको पढ़ रहे हैं तो उसका एक ही मतलब इसका निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उसको व्यक्ति से कुछ और समझ रहा है, कोई कुछ और समझ रहा है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसका ओनली सिर्फ वन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका दो मतलब नहीं निकलने चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ्टन रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। द SRS राइटर हैज़ द स्पेशली केयरफुल टू एंश्योर दैट देयर आर नो एम्बिग्यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिएबल। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है उसे मॉडिफिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है वो चाहे तो फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा SRS है उसको ऐसा इस तरह से उसे लिखना चाहिए कि उसमें हम चाहे तो फ्यूचर में मॉडिफिकेशन भी हम कर सकें। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि द SRS डॉक्यूमेंट शुड बी मॉडिफिएबल बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स कैन बी चेंज्ड इन द फ्यूचर। It should be capable of easily accepting changes to the system while preserving its completeness and consistency. नेक्स्ट पॉइंट है फिजिबल मतलब या फिर फिजिबिलिटी। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट होता है उसमें वही रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो आगे जो हमारे डेवलपर्स हैं उसको करने के लिए फिजिबल हों। कि सपोज यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स यहाँ पे मेंशन कर दें जो आगे जो रिक्वायरमेंट्स जो आगे जो डेवलपमेंट टीम है उनके पास वो टूल्स ही अवेलेबल ना हो, या फिर उसको करने के लिए वो फिजिबल ना हो। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें वही रिक्वायरमेंट्स मेंशन होनी चाहिए जिससे करने के लिए आगे फिजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टेबल। तो जो SRS डॉक्यूमेंट है उसे टेस्टेबल होना चाहिए। मतलब कि इसमें जो हम रिक्वायरमेंट्स में मेंशन करेंगे, इसमें जो मॉड्यूल्स करेंगे, तो उसे इस तरह से हम लिखेंगे कि उसे टेस्टेबल भी होना चाहिए। मतलब कि हम इजीली जो है टेस्ट केस हम जनरेट कर सकें या फिर टेस्ट प्लान्स हम जनरेट कर सकें डॉक्यूमेंट से। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो SRS है वो होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंस का मतलब कि दो रिक्वायरमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कह रहा है कि देयर कैन बी अ केस व्हेन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कैन यूज डिफरेंट टर्म्स टू रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे SRS के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों SRS डॉक्यूमेंट को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है।
मतलब कि IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने SRS डॉक्यूमेंट को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है। तो कुछ इस तरीके से जो है SRS डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले एक SRS के अंदर उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है। इसमें उसका पर्पस यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, उसका स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, एक्रोनियम्स हैं, एब्रीवेशंस हैं। अगर कोई हमें रेफरेंस देना है किसी पुराने SRS का या किसी और SRS का हमें रेफरेंस देना है या फिर किसी और प्रोजेक्ट का हमें रेफरेंस देना है, तो ये सारा यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमें SRS डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है। देन उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है जिसमें प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव लिखे जाते हैं, उसके फीचर्स लिखे जाते हैं, यूज़र क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब है इसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है एक SRS के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। और उसकी एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स भी उसमें आती है। इसमें यूज़र इंटरफेस हो गया, सिस्टम इंटरफेस हो गया, हार्डवेयर किस तरह का होगा, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा होगा। तो सारी चीज़ें जो है एक SRS के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का एक SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि एक तरह का एग्जाम्पल है जो मैंने ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक SRS के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे उसका पर्पस डिफाइन किया गया है, उसका डॉक्यूमेंट कन्वेंशंस है, यहाँ पे उसकी ऑडियंस है, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है, स्कोप क्या है, रेफरेंस क्या है, प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे। तो सबसे पहले इसका पर्पस हमने बताया गया है कि द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ टू बिल्ड एन ऑनलाइन सिस्टम टू मैनेज फ्लाइट्स एंड पैसेंजर्स टू ईजी द फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले यहाँ पे जो SRS यहाँ पे डेवलप किया है उसका पर्पस यहाँ पे बताया गया है, उसका डॉक्यूमेंट कन्वेंशंस है, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है उसकी, उसका स्कोप क्या है। तो कुछ तरीके से यहाँ पे है। और उसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मतलब किसी और SRS का कोई रेफरेंस यहाँ से लिया है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं एक SRS डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे crazytech.com यहाँ पे लिखा है, तो ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये SRS मतलब मैं यहाँ से इसका हम पढ़ रहे हैं। इसका फिर एक SRS का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे फ़्लाइट के बारे में है तो फ्लाइट की डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कस्टमर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, रिजर्वेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्ट के फीचर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। उसके फीचर्स मतलब यहाँ पे ER मॉडल के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और दोस्तों ये SRS डॉक्यूमेंट जो होता है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है। जो प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो काफ़ी छोटा SRS डॉक्यूमेंट बन सकता है, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो काफ़ी बड़ा, उसमें बहुत ही बड़ा SRS डॉक्यूमेंट बनता है। तो यहाँ पे यूज़र क्लासेस हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ पे डाटाबेस के बारे में है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट मतलब क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं इसकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के समय, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। सिस्टम के फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है डायग्राम्स के थ्रू, क्लाइंट सर्वर सिस्टम के बारे में, और एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट जिसमें यूज़र इंटरफेस किस तरह का होगा, हार्डवेयर इंटरफेस किस तरह का होगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेस किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक SRS के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिसमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, ER डायग्राम, ये सारी चीज़ें इस SRS के अंदर यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो हर एक चीज़ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटा सा SRS है जो मैंने ये वेबसाइट है crazytech के नाम से। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये SRS डॉक्यूमेंट है जो पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनिक गारंटी सिस्टम है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन में डाउनलोड किया था, तो थोड़ा समझाने के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह का एक SRS डॉक्यूमेंट होता है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि एक SRS डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले एक SRS के अंदर उसका पर्पस डिफाइन होता है, मतलब सबसे पहले तो उसके अंदर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं कि जो जो उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। पहले यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट मतलब नंबर वाइज और किस किस पेज नंबर पे हर एक चीज़ जो है SRS के अंदर डिटेल में होता है। और ये करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको अगर कोई भी आपको फाइंड करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स अगर आपको फाइंड करनी है, तो आप सीधा सिंपल पेज नंबर के थ्रू आप इजीली वहाँ पे मैं पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे पहले उसका पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, रेफरेंस, ओवरव्यू, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, सिस्टम इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ये सारे इंटरफेसेस हैं यहाँ पे। उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा SRS डॉक्यूमेंट है ये, अब आप देख सकते हैं। और इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन की गई हैं।
थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे इसका पर्पस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, टू ऑटोमेट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू सर्टिफाई प्रोप्राइटरी गारंटी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये एसआरएस डॉक्यूमेंट है एक तरीके का, प्रोप्राइटरी गारंटी सिस्टम, इस तरह का एक तरह का सिस्टम है ये। इसका स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनीशन, एक्रोनियम्स, एब्रीवेशंस, और यहाँ पे इसका रेफरेंस है, ओवरव्यू हो गया यहाँ पे, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, सिस्टम इंटरफेस अगर एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे उसका डिफाइन नहीं किया गया है, और जो चीज़ एप्लीकेबल है वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी बहुत बड़ा है यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया गया है पूरा, यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू किया गया है पूरा, तो काफ़ी बड़ा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये इस तरह से ये, तो इस तरह से ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये एसआरएस डॉक्यूमेंट है, कुछ इस तरीके से ये किया गया है। और काफ़ी नीचे अगर हम जाएँ तो सारा यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, और बहुत बड़ा एसआरएस डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इससे यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लास्ट में इससे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं अगर कोई हैं तो, अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कोई हैं अगर, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है दोस्तों। आई होप में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, और एसआरएस डॉक्यूमेंट में कौन कौन इसको यूज़ करता है, इसका एक फॉर्मेट क्या होता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको इसमें थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए इसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।